फिर आ जाते हैं बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल फीचर्स। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ आई है? बच्चों समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों इसके स्केलेटल फीचर्स क्या क्या, स्केलेटन के ऊपर इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वही बात आ जाती है डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। बंदे के जो लिम्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे एज कम्पेयर टू ट्रंक। ठीक है, शॉर्ट आर्म्स होंगे, शॉर्ट लेग्स होंगे और ट्रंक रिलेटिवली प्रिजर्व होगा। राइजोमीलिया, राइजोमीलिया क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लिम्स है वो पर्टिकुलरली शॉर्ट होंगे, ह्यूमरस और फीमर पर्टिकुलरली शॉर्ट होगा। फिर आ जाता है हमने ऊपर अगर सर की बात करें तो बच्चों ऐसे लोगों का जो सर होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज हेड होता है। और फ्रंटल बॉसिंग, फ्रंटल बॉसिंग का क्या मतलब होता है कि इनका जो फोरहेड होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, माथा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या बढ़ावा होता है, और जो स्कल होता है वो भी लार्ज होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखाऊं, ये देखें, इस पर्सन का जो सर है ना वो मैक्रो से फैली हुआ है, सर बड़ा है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है कि जो फोरहेड होता है ना वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये देखें इस पिक्चर में, देखें दोबारा इसी पिक्चर को देखें, इस पर्सन का जो फोरहेड है ना यहाँ पे फ्रंटल बॉसिंग हुई है, सर बड़ा है मैक्रोसेफेली, और फ्रंटल बॉसिंग यानी कि इसका जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक हो गया। फिर आ जाता है मिड फेस हाइपोप्लेजिया, यानी कि आप अगर इस पर्सन के चेहरे की तरफ देखें ना तो जो मिडिल पार्ट ऑफ फेस होता है वो सही से डेवलप नहीं लगता, उसमें जो नेजल ब्रिज होता है वो बहुत फ्लैट सा लगता है, और मिड फेस जो होता है ना वो स्मॉल होता है। ये मैं आपको बताती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बल्कि इसकी पिक्चर भी है, एक मिनट। ये देखें इसी पिक्चर को अगर हम दोबारा देखेंगे, देखें इसके अंदर आपको मैक्रोसेफेली के फीचर्स देखेंगे, आपको फ्रंटल बॉसिंग देखेगा, मिड फेस का हाइपोप्लेजिया के मिड फेस जो है ना वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, इसका जो नेजल ब्रिज जो रहता है वो स्मॉल रहता है। राइजोमीलिया, राइजोमीलिया हमारे पास क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल लिम्स होते हैं वो खासतौर पर क्या होते हैं, शॉर्ट रहते हैं। फिर हमारे पास जो है ना, हाँ, बिग फोरहेड और स्मॉल मिड फेस, ये टिपिकल इसके फेशियल फीचर्स आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हैंड्स की। कल हम लोगों ने हैंड्स पे क्या पढ़ा था, एराकंडक्टिली पढ़ी थी, जिसमें आपके पास रिस्ट लंबी लंबी उंगलियां थी और पतली पतली उंगलियां थी, और रिस्ट साइन पढ़ा था, थंब साइन पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है, हैंड्स के अंदर ट्राइडेंट हैंड रहता है। ट्राइडेंट हैंड का बच्चों हमारे पास क्या मतलब होता है, ट्राइडेंट हैंड का मतलब ये होता है कि जो हाथ होंगे ना वो शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे होंगे और ब्रॉड ब्रॉड होंगे। ठीक है, और उसमें जो सेपरेशन रहेगी ना फिंगर्स की वो ऐसी लगेगी जैसे हाथ ना 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ट्राइडेंट, यानी कि उनकी फिंगर्स ना कुछ इस तरह की होंगी कि एक फिंगर यहाँ होगी, 2 फिंगर ऐसे और 2 ऐसे रहते हैं हाथ, ट्राइडेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर भी वो दिखा रहे हैं, इस तरह से ट्राइडेंट हैंड आपको नजर आता है। ठीक है, ट्राइडेंट हैंड अपीयरेंस नजर आती है। नेक्स्ट आ जाती है स्पाइन के अंदर आपको क्या एब्नॉर्मलिटी मिलेगी। बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था, स्कोलियोसिस या काइफोस्कोलियोसिस। आज हम पढ़े हैं लंबर लॉर्डोसिस। लंबर लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है कि जो लंबर स्पाइन है ना, लंबर रीजन, ठीक है, स्पाइन के रीजन पता होंगे ना आप लोगों को, जो लंबर रीजन नीचे वाला, सबसे नीचे वाला रीजन होता है ना, उसके अंदर एक्सेसिव या एग्जैजरेटेड इनवर्ड कर्वेचर रहता है, यानी कि जो स्पाइन होती है ना वो ज़्यादा अंदर की तरफ होती है, और ये तब आप नोटिस करते हैं। अच्छा ये देखें, ये ट्राइडेंट हैंड जिस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ लंबर लॉर्डोसिस। लंबर लॉर्डोसिस के अंदर ये देखें, ये जो लंबर वाला सेगमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा इनवर्ड अंदर की तरफ हुआ है, नॉर्मल पर्सन का ऐसे नहीं होता। ठीक है, और एक और तस्वीर भी मैंने ली थी यहाँ पे, चलें बस यही पिक्चर ही है, मतलब ऐसे करके ना ये लंबर सेगमेंट ऐसे अंदर की तरफ होगा, स्पाइन का सेगमेंट। ठीक हो गया। फिर अगर लेग्स की बात करें तो बच्चों आपको यहाँ पे जीनू वैरम मिलता है। जीनू वैरम क्या होता है, बेसिकली हम बोर्ड लेग्स को देख रहे होते हैं कि इस तरह से जो उसकी लेग्स होती हैं ना वो ऐसे बोर्ड होती हैं, इस तरह करके लेग्स दिखती हैं, कुछ इस तरह करके। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जीनू वैरम। लेग्स जो है ना उनका कर्वेचर होता है आउटवर्ड। अब जीनू वैरम और जीनू वैल्गस जो है ना, इसको याद करने का एक तरीका है, ये मैंने एक पिक्चर ली थी, ये देखें, जीनू वैल्गम और जीनू वैरम। इस कंडीशन में क्या आ रहा है, जीनू वैरम आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जीनू वैल्गम आपने गम से याद रखना होता है कि जिसमें आपके नीज जो है ना वो इकट्ठे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, ये जीनू वैल्गम कंडीशन है। जीनू वैरम का क्या मतलब होता है कि इसमें आपके नीज सेपरेट हो जाते हैं, बीच में ये एक बॉटल दिखाई हुई है रम की। तो जीनू वैरम के अंदर क्या हो रहा है कि ऐसे लेग्स बोर्ड हो रही हैं लेकिन आउटवर्ड बोर्ड हो रही हैं, और जीनू वैल्गम के अंदर क्या होता है कि लेग्स जो है ना वो इनवर्ड ऐसे बोर्ड हो रही हैं, गम की तरह जो है ना वो नीज आपस में स्टिक हो गई हैं। तो अगर याद ना आ रहा हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने ये याद रखने के इसमें जीनू वैरम हो रहा है। दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ बच्चों, एक कॉन्ड्रोप्लेजिया को अगर हम ऊपर से नीचे तक याद रखें तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या मिलेगा, बिग हेड मिलेगा, मैक्रोसेफेली मिलेगी, और फ्रंटल बॉसिंग मिलेगी, जो फोरहेड होगा वो भी बड़ा सारा होगा। फिर अगर मिड फेस की बात करें तो मिड फेस में आपको हाइपोप्लेजिया मिलेगा,
अगर लिम्स की बात करें तो आपको राइजोमीलिया मिलेगा, शॉर्ट प्रॉक्सिमल लिम्स, ठीक है। फिर आप हैंड्स की बात करो तो आपको ट्राइडेंट हैंड्स मिलेंगे। स्पाइन की बात करो तो लंबर लॉर्डोसिस, और नीचे टांगों की बात करो तो आपको बोर्ड लेग्स मिलेंगी, ठीक है। सो ऊपर से नीचे तक आपने जो इसके फीचर्स याद रख रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या बात की थी, कल हमें हैंड्स में क्या मिल रहा था, एरेक्नोडक्टिली मिल रही थी, हमें स्पाइन में क्या मिल रहा था, स्कोलियोसिस मिल रहा था, ठीक है, हमें फ्लैट फीट मिल रहे थे, ठीक हो गया, और हमें पेक्टस डिफॉर्मिटीज़ मिल रही थी, पेक्टस एक्सकवेटम और कैरिनेटम मिल रहा था। इसके अलावा हमें आइज़ में भी एब्नॉर्मलिटीज़ मिल रही थी, एक्टोपिया लेंटिस मिल रहा था, और हमें एयोर्टिक डायलिटेशन, एयोर्टिक डायसेक्शन, एन्यूरिज्म वगैरह ये चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे जो है ना वो मेजरली आपने इसके स्केलेटन के ऊपर ही इफेक्ट है और स्केलेटन के ऊपर इफेक्ट ही याद रखने हैं। फिर वो आपसे पूछता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। वही बात है बच्चों कि अगर किसी बच्चे को जीनो वैरम है, उसकी लेग्स ऐसी बोर्ड हैं, तो क्या वो प्रॉपर्ली चल पाएगा? ऑफ कोर्स उसको डिफिकल्टी इन वॉकिंग होगी, उसको पेन होगा, उसको लंबर लॉर्डोसिस है, उसका स्पाइन इनवर्ड हुआ है, तो उसकी सारी एनाटमी जो पेल्विक और स्पाइनल एनाटमी है वो ऑल्टर डिस्टर्ब हुई भी होगी। और इसकी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बच्चों स्पाइनल स्टीनोसिस या फोरामेन मैग्नम का स्टीनोसिस। स्पाइनल स्टीनोसिस का मतलब है कि जो स्पाइन के अंदर से नर्व्स गुजर रही हैं ना वो कंप्रेस हो सकती हैं, खासतौर पर लंबर स्पाइन के अंदर, क्योंकि लंबर लॉर्डोसिस ये करा रहा होता है। तो उसकी वजह से आपकी बैक के अंदर, लेग के अंदर पेन हो सकती है, वीकनेस, नंबनेस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर ये फोरामेन मैग्नम का स्टीनोसिस। फोरामेन मैग्नम ना आपके स्कल के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक लार्ज ओपनिंग होती है जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं। फोरामेन मैग्नम पढ़ा हुआ भी होगा तुम लोगों ने न्यूरो में, सेकेंड ईयर में। तो अगर फोरामेन मैग्नम का स्टीनोसिस हो जाए, जो फोरामेन मैग्नम है, जो ओपनिंग है जिसके अंदर से स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, अगर उसका स्टीनोसिस हो जाए, मतलब वो बंद हो जाए या बहुत छोटी रह जाए, तो क्या होगा? वीकनेस होगी, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं पर्सन को, ठीक है। फिर जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिम्ब की अलाइनमेंट एबनॉर्मल हो सकती है, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसमें से आपने मेजरली याद रखना है स्पाइनल स्टीनोसिस और फोरामेन मैग्नम का स्टीनोसिस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में आपको जेनेटिक इसके सारे पता होने चाहिए, कौन सी जीन इफेक्ट हो रही है, कौन से क्रोमोसोम पे इफेक्ट हो रही है, और मेजर इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि ये एंड कॉन्ड्रल बोन ऑसिफिकेशन नहीं होने दे रहा, और इसके स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपसे इतनी इसकी मैनेजमेंट वगैरह कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं बच्चों इसके रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स के, आपको एक्सरे, एमआरआई वगैरह पे क्या क्या दिखता है। कुछ हम करा रहे होते हैं फॉर डायग्नोसिस, कुछ हम करा रहे होते हैं फॉर फॉलोअप। डायग्नोसिस के लिए आप एक्सरे कराएंगे, आप लॉन्ग बोन का एक्सरे कराएंगे तो जाहिर है आपको लॉन्ग बोन्स शॉर्ट मिलेंगी, ठीक है। आप हैंड का एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पे आपको मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस बहुत शॉर्ट मिलेंगे, आपको ट्राइडेंट हैंड का कॉन्फिगरेशन मिलेगा। पेल्विस का कराएंगे तो आपको स्मॉल स्केल्ड आइलिक विंग्स मिलेंगे। मैंने जो एआई जनरेटेड चार्ट बनाया है उसमें ये सारी पिक्चर्स डाली हुई, आप लोग वहाँ से लाजमी देख लेना, ठीक है। और वो जब मैं नोट्स शेयर करती हूँ तो नोट्स के साथ आपको सारे पिक्चर्स भी शेयर कर देती होती हूँ, ठीक है। स्कल में आपको रिलेटिवली लार्ज मिलेगा, स्कल का बेस शॉर्ट मिलेगा, फोरामेन मैग्नम आपको छोटा मिलेगा। फॉलोअप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एमआरआई कराओ, क्योंकि आपने स्पाइन के अंदर और फोरामेन मैग्नम के अंदर स्टीनोसिस वगैरह का चांस होता है, तो वो देखने के लिए एमआरआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्पाइन आपको कैसे मिलेगी? आपको नैरो स्पाइनल कैनाल मिलेगी, शॉर्ट एंड वर्टिब्रल पेडिकल्स मिलेंगे, जो वर्टिब्रास होते हैं उसके जो स्पाइन बनाते हैं उसके पेडिकल्स आपको छोटे मिलेंगे, आपको वर्टिब्रल एब्नॉर्मलिटीज़ मिल सकती हैं, फोरामेन मैग्नम के अंदर कंप्रेशन मिल सकती है और इसकी नैरोइंग दिख सकती है, यही इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन भी है, ठीक हो गया। फिर बच्चों इसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से जाते हैं। जाहिर है ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, जो स्टेचर हो चुके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बस ये है कि आपने और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना होता है, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसको ट्रीट करना होता है, अर्ली डिटेक्ट करना होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर चाहिए होती है, ठीक है। सो रेगुलरली आपने मॉनिटर करना है, अगर जब बच्चा पैदा हुआ तब से जो है ना वो आपने उसको मॉनिटर करना स्टार्ट करना है कि उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक है, वो ठीक से सुनता है, वो ठीक से सांस लेता है, उसकी ग्रोथ और हेड का सर्कमफेरेंस वगैरह देखना है। फिर अगर न्यूरोलॉजिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, स्पाइनल स्टीनोसिस या फोरामेन मैग्नम का स्टीनोसिस, तो आपने उसकी डीकम्प्रेशन सर्जरी करवानी होती है। अगर कोई रेस्पिरेटरी या ईएनटी प्रॉब्लम्स है तो उसको आपने उसकी सीवियरिटी के मुताबिक ट्रीट करना होता है, और ऑर्थोपेडिक को भी आपने इसी तरह से मैनेज करना होता है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? जीनो वैरम हुआ है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सबको मैनेज करना है। फिर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन क्या हो सकती है बच्चों? नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन यही है कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, जॉइंट मोबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है, वेट को बहुत ज़्यादा मैनेज करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो लिम्स हैं वो वजन प्रॉपर्ली नहीं उठा पा रहे। अगर बंदा बहुत ज़्यादा ओवरवेट होगा तो वो तो बिल्कुल ही टांगे काम नहीं करेंगी। रेस्पिरेटरी या स्लीप प्रॉब्लम्स है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल और सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये वोज़ोरिटाइड एक ड्रग लिखी हुई थी, ये सेलेक्ट पेशेंट्स के अंदर हम लोग दे रहे होते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होती है कि अगर फोरामेन मैग्नम का स्टीनोसिस हो गया या स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया तो उसकी डीकम्प्रेशन सर्जरी करेंगे, करेक्टिव लिम्ब सर्जरी या लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स होते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ज़्यादातर बात हमको पता चाहिए एकॉन्ड्रोप्लेजिया होता क्या है। इसको मार्फन सिंड्रोम के साथ मिक्स नहीं कर देना बच्चों, ठीक है। ये डिफरेंट कंडीशन है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया उसके नाम में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, कॉन्ड्रोसाइट्स का प्लेजिया नहीं हो रहा, ठीक है।
और बाकी आपको इसके फीचर्स याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो दो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्जरी। मुझे बताओ यहाँ तक